नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक अगेन अप्रोचेस पर है। आपको पता ही होगा कि हम पिछली 2-3 सीरीज से टीचिंग ऑफ इंग्लिश पर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग को हमने लिया है। तो सबसे पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ अप्रोच, व्हाट इज़ मेथड एंड व्हाट इज़ टेक्निक एंड हाउ दे आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली अप्रोच हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच वी हैव कवर्ड इन अर्लियर वीडियोस। देन सिचुएशनल अप्रोच, इससे पहला जो वीडियो मैंने आपके सामने अभी दिया है कुछ ही देर पहले, उसमें बताया है। एंड देन कम्युनिकेटिव अप्रोच की हम डिस्कशन अभी करेंगे। तो ये जो वीडियो हमारा है इसमें हम कम्युनिकेटिव अप्रोच पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच होता क्या है और किस तरीके से इसका प्रयोग करते हुए हम शिक्षण को बहुत अच्छा, प्रभावशाली और कह सकते हैं कि रुचिकर बना सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम इलेक्टिव अप्रोच के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन क्या है? तो देखिए, a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, sign और behavior। तो दो लोगों के मध्य जब भी विचारों का आदान प्रदान होता है तो उस प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा मेरे जो विचार है उस टॉपिक से संबंधित वो प्रेषित किए जा रहे हैं, यानी कि वो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैं सेंडर हो जाऊँगा, आप रिसीवर हो जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं हम एक डायग्राम के माध्यम से कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला जो कार्य होता है वो सेंडर का होता है। सेंडर यानी कि भेजने वाला, जैसे कि टीचर, राइट। सेंडर के बाद इनकोडिंग देख रहे हैं आप। इनकोडिंग का मतलब होता है कि भाई सेंडर है वो कोई चीज़ देना चाह रहा है तो कैसे देगा, किस माध्यम से देगा। तो माध्यम जो है वो बनता है आपका इनकोडिंग। मतलब अगर उसने अपने शब्दों को हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया है तो हिंदी इनकोडिंग हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है तो अंग्रेजी इनकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं वो माध्यम बनता है, उनकी ही जो संरचना है उसको हम इनकोडिंग कह देते हैं। देन आफ्टर मैसेज किस रूप में आप तक आ रहा है। अब इसका अर्थ ये है कि मैसेज जो है लैंग्वेज का वो रिटन फॉर्म में आ रहा है या ओरल फॉर्म में आ रहा है, राइट। एंड देन जो चैनल है वो क्या है। इसके बाद रिसीवर तक कैसे पहुंच रहा है। भाई रिसीवर कौन है, अगर शिक्षक और छात्र की बात करें तो शिक्षक अगर सेंडर है तो रिसीवर वहाँ पर छात्र हो जाएगा। तो छात्र द्वारा ग्रहण किया जाएगा, लेकिन छात्र द्वारा ग्रहण तभी किया जाएगा जब छात्र को उस भाषा का बोध होगा, है ना। और बोध होने पर ही वो शिक्षक द्वारा जो इनकोडेड जो फॉर्म है अपने मैसेज का उसको डिकोड कर पाएगा। अर्थात अगर टीचर ने अंग्रेजी भाषा में कोई मैसेज दिया है तो बच्चा उसको तभी डिकोड कर पाएगा जब उसको अंग्रेजी भाषा आती है। अदरवाइज जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा और ऐसे केस में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप तो समझ गए होंगे ना। तो इसीलिए सेंडर और रिसीवर के बीच एक अच्छा संप्रेषण होने के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ये भाषा शिक्षण से संबंधित है तो इसमें तो हमने भाषा के संबंध में ही सब कुछ जानना है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच की, देखिए, बेस्ड अपॉन नीड एनालिसिस एंड प्लानिंग टू प्रिपेयर करिकुलम एंड सिलेबस। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर भाषा का प्रस्तुतिकरण केवल जो भी अधिगम करता है उसकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है कि उसकी कैसी आवश्यकता है और जैसी उसकी आवश्यकता है उतना ही उसको भाषा ज्ञान दिया जाए। इसके बाद बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल यूटिलिटी हाउ अ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, कि जब भाषा पढ़ाई जाए तो ये ध्यान देना है कि भाषा का जो फंक्शनल फॉर्म है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो बच्चे तक पहुँचे, यानी कि बच्चा उस भाषा का अपने जीवन में प्रयोग कर सके। उदाहरण के लिए एक बच्चे को अगर किसी शॉपकीपर से ब्रेड मांगनी है तो वो शॉपकीपर के पास जाता है और वहाँ खड़े होकर के बोलता है ब्रेड, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेड। ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, किसी सेंटेंस का यूज़ नहीं कर रहा है, वो एक सिंगल वर्ड बोल रहा है ब्रेड। तो क्या हुआ कि जब बच्चे ने ब्रेड बोला तो वो जो मैसेज था वो शॉपकीपर तक गया और शॉपकीपर समझ गया कि भाई ये जब शॉप में आया हुआ है तो डेफिनेटली ब्रेड लेने के लिए आया होगा। क्लियर हो गया, तो वो उसको ब्रेड देता है, दैट इज़ कंप्लीट। तो इसका मतलब ब्रेड शब्द बोलने से ही पूरा मैसेज कन्वे हो गया और जो काम था बच्चे का वो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शनल यूटिलिटी है
कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं, फंक्शनल यूटिलिटी ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि बच्चे को कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। वो जनरल वर्ड्स का यूज़ करके अगर वो अपना काम कर सकता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसी वजह से दिस इट लेज लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, कि इसका जो स्ट्रेस है, जो फोकस है वो ग्रामर पर कम रहता है, क्योंकि ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए, जब खुद जनरल वर्ड्स का यूज़ करते हुए बिना ग्रामर यूज़ किए हुए काम हो जा रहा है, मैसेज कन्वे हो जा रहा है, तो फिर क्यों हम ग्रामर का यूज़ करें। इट लेज एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज इन यूज़ रेदर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर। इसका जो एम्फेसिस है, जो फोकस है, वो भाषा के उपयोग से होता है, ना कि भाषा की संरचना से। भाषा की संरचना जो आपको मैंने स्ट्रक्चरल अप्रोच में बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कैसी भी भाषा ये बोल रहा है, किसी भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बस उन शब्दों से जो ये भाव प्रकट करना चाह रहा है वो भाव प्रकट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर किसी की आपने तारीफ करनी है, आप बोलते हैं यू आर ब्यूटीफुल, तो ये एक सही स्ट्रक्चर बनता है ना। लेकिन आपने बोला यू ब्यूटीफुल, तो स्ट्रक्चर तो गलत बन गया। तो स्ट्रक्चरली क्या है आपका, ये संरचना तो गलत हो गई, लेकिन जो मैसेज था वो पूरा प्रॉपरली कन्वे हो गया, राइट। तो अब आगे देखिए, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन सिमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। भाषा के सिमेंटिक यानी कि भाषाई उद्देश्य की प्राप्ति ये करता है। देखिए, इससे पहले के वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो 4 तरह की ग्रुपिंग होती है वर्ड्स की, जिसमें लेक्सिकल ग्रुपिंग होती है, एक सेमेंटिक होती है, एक ग्रामेटिकल होती है ना। और जो सेमेंटिक ग्रुपिंग जो होती है, सेमेंटिक ग्रुपिंग का आपको पता है कि जब एक ही भाव को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो उनको हम सेमेंटिक ग्रुपिंग के अंदर रखते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अमेजिंग, है ना, एंड ऑसम, ये सारे वर्ड क्या है, तारीफ करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये एक ही भाषाई समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूडेड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। और इस कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंतर्गत बच्चों में स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, वो भाषा को किस रूप में प्रेषित करेंगे खुद से, उसका स्किल डेवलप किया जाता है। यानी कि बोल करके प्रोड्यूस करेंगे और या फिर लिख करके करेंगे, ठीक है। जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं तो 4 तरह के स्किल्स होते हैं, LSRW। इनमें से 2 रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं जिनमें हम मैसेज को रिसीव करते हैं, जैसे कि लिसनिंग और रीडिंग। सुन करके भी आप बाहर से मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और पढ़ करके भी आप जो किताब में लिखा हुआ मैसेज है उसको रिसीव कर रहे हैं। और प्रोड्यूस करने के लिए हम 2 स्किल यूज़ करते हैं, दैट इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्शन करना इसमें सिखाया जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर, और इसमें बच्चों को डिस्कशन और डिबेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मेरिट्स क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच की, देखिए, इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी। ये बच्चों में भाषण की योग्यता को बढ़ाता है, भाषा का ज्ञान उनमें अधिक से अधिक करता है। इट टीचर्स डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन। इसके माध्यम से बच्चे अपने मैसेज को अलग अलग एक्सप्रेशंस के द्वारा प्रदर्शित करना सीखते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर बेस्ड होती है। इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन फंक्शनल वैल्यूज। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। देन इट एनेबल्स द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़। बच्चों को अपने विचारों को अब बाहर प्रदर्शित करने के लिए ये अनेबल करता है, यानी कि योग्य बनाता है, ठीक है। आपके मन में जो विचार हैं उनको आप अच्छे शब्दों के साथ किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच की, क्योंकि इसमें ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि और हम ये मानते हैं कि जो ग्रामर है, जो स्ट्रक्चर है, वो किसी भी भाषा का क्या होता है, आत्मा होता है। तो इस तरह से ये इसमें कमी है कि ये ग्रामेटिकल पोर्शन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है। इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ब्रेड वर्ड बोला बच्चे ने शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर ने समझा कि ये ब्रेड मांग रहा है तो दे दिया उसको। लेकिन वही ब्रेड वर्ड अगर बच्चा क्लास में अंदर पूछता है तो हो सकता है टीचर ही समझे कि ये ब्रेड के बारे में पूछना चाह रहा है, तो ब्रेड क्या होती है इस संबंध में टीचर भाषण दे देगा। तो एक ही शब्द का अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मैसेज निकाला गया है, तो इसलिए साइंटिफिक नहीं है। इट इज़ अ न्यू अप्रोच एंड इट इज़ टू बी यूज्ड एंड टेस्टेड इन अवर स्कूल्स। क्योंकि ये नई अप्रोच है इसलिए इस पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट करना ज़रूरी है कि कितना प्रभावशाली है या नहीं है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दिस अप्रोच येट टू बी कन्फर्म। वही लाइन आपके द्वारा रिपीट हो गई है कि इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो अभी कन्फर्म करनी ज़रूरी है। ट्रेन टीचर अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो प्रशिक्षित शिक्षक होना बहुत आवश्यक है, तभी ये अप्रोच काम कर पाएगी। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।